एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर सामान्य जानकारी लेंगे क्रोमोसोम की संरचना की, कि वो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, ताकि हम क्रोमोसोम को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो क्रोमोसोम की यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे सेकंड वीडियो में, इस वीडियो के बाद में। ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो सेल होती है वही यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारी कोशिका होती है, जो सेल होती है, उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम जो है हमें दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? एलोंगेटेड। ज़्यादातर समय वो एलोंगेटेड होता है। ठीक है। एलोंगेटेड। और जो है वो टीनियस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टीनियस। ठीक है। टीनियस का मतलब होता है थोड़ा ढीला ढाला सा, एलोंगेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा लंबा लंबवत। किस तरह का दिखाई देता है? ज़्यादातर समय जैसा कि हमने देखा था कि मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। इस तरह से हमारा क्रोमोसोम जो है टीनियस फॉर्म में और एलोंगेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेल होती है ज़्यादातर समय उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम एलोंगेटेड और टीनियस फॉर्म में पड़ा होता है। ठीक है। एलोंगेटेड का मतलब लंबवत होता है, टीनियस का मतलब होता है ढीला ढाला। ठीक है। जब हम इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते हैं तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है, और ये ज़्यादा अवस्था जो होती है ये ज़्यादातर होती है इंटरफेज अवस्था के अंदर। ठीक है। जब सेल डिवीजन करने की स्थिति में होती है, जब सेल डिवीजन करना चाहती है या वो डिवीजन करवाना स्टार्ट करती है। ठीक है। जब सेल का डिवीजन होता है तो उससे पहले, ठीक है, सेल जो होती है वो माइटोसिस के लिए रेडी होती है। और सेल माइटोसिस के लिए रेडी होने पर उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। तो जो सेल होती है बिफोर बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है, बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले, ठीक है, सेल डिवीजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले क्या होगा? सेल डिवीजन से पहले जो सेल होगी वो प्रिपेयर करेगी अपने आप को, किसके लिए? प्रिपेयर करेगी अपने आप को किसके लिए? डिवीजन के लिए। ठीक है। डिवीजन से पहले वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करेगी, और उस डिवीजन के लिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं इसके, उन क्रोमोसोम में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम अपने आप को क्या करते हैं जी? डुप्लीकेट करते हैं। और डुप्लीकेट करने के लिए वो जिस अवस्था का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम एस फेज। ठीक है। क्रोमोसोम का क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। और इस डुप्लीकेशन में वो क्या करेंगे? अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे, यानी कि रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये जो डुप्लीकेशन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है जी? रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। और ये जो रेप्लिकेशन होता है ये होता है यहाँ पर एस फेज के अंदर, एस फेज के अंदर होता है। ठीक है। बात समझ में? अब जैसे ही माइटोसिस का स्टार्ट होता है, माइटोसिस स्टार्ट होती है, तो ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है इनका? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है। यानी कि ये थोड़े से पतले होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होना, सॉरी, आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और पतले होना शुरू हो जाते हैं। तो जो धागे नुमा स्ट्रक्चर थी हमारी, इस तरह की जो स्ट्रक्चर थी हमारी है यहाँ पर, ये वाली स्ट्रक्चर जो है अब थोड़ी सी क्या हो जाती है? ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये ठीक होकर इस तरह की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। बात समझ में आए? तो कहने का मतलब है कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से पहले, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, सेल डिवीजन से पहले जो सेल होती है वो प्रिपेयर होती है किसके लिए? डिवीजन के लिए। देन it will be duplicated their chromosome by the replication, and this work is done by the S phase। ठीक है। तो ये जो काम होता है कहाँ होता है? एस फेज के अंदर होता है। अब इस एस फेज में क्या होता है? जब डुप्लीकेशन हो जाता है तो आफ्टर डुप्लीकेशन जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? कंडेंस होना शुरू करते हैं। यहाँ पर कंडेंसेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है।
अब ये कंडेंस होकर लगभग 5 म्यू के हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल जो इनका साइज होता है वो साइज हो जाता है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 म्यू का, मतलब छोटे छोटे से हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम आसानी से स्टेन कर सकते हैं और स्टेन कर कर नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं, जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर आसानी से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। किस कौन से माइक्रोस्कोप में? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इसे आसानी से क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आए? ठीक है, अब ये जो डुप्लीकेशन होता है, ये जो डुप्लीकेट हो गए क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? डायड बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको, ये 2 क्रोमोसोम है जो कंडेंस होकर इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, इन्हें कहा जाता है डायड। ठीक है, क्या कहा जाएगा इन्हें? डायड। इस तरह से, तो ये एक डायड है और ये भी एक दूसरा डायड है। ठीक है, डायड का मतलब डबल दोहरे जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पर बन गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डायड है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, यहाँ पर इनका सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर में ये यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन लगी हुई है। ये जो प्रोटीन है ये काइनेटोकोर प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन लगी हुई है ग्रीन कलर की, और ये इसके 2 आर्म है। नीचे वाली जो आर्म होती है उसे क्यू आर्म बोला जाता है और ऊपर वाली को पी आर्म बोला जाता है। ठीक है, और ये बीच में इनके क्या है? सेंट्रोमियर। ये दोनों जो गुणसूत्र होते हैं ये कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं डायड के अंदर, वो एक मिलता है हमें फादर से और एक मिलता है हमें किससे? मदर से। ठीक है, और जो दूसरा डायड होता है उस दूसरे डायड के अंदर 2 जो क्रोमोसोम होते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये कौन से? होमोलोगस पेयर है। ये भी होमोलोगस है और ये भी होमोलोगस पेयर है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस होमोलोगस। ठीक है, समझ में आया? तो ये थोड़ा सा हमें समझना यहाँ पर जरूरी है। जब हम इसको, ये जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं, जब हम इनको पहली बार देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें एक साथ जुड़े हुए सेंट्रोमियर पर एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। जैसे कैसे कि यहाँ पर ये देखो, दोनों क्रोमोसोम जो है यहाँ पर इस सेंट्रोमियर पर ये क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं। एक क्रोमोसोम इधर से और एक क्रोमोसोम इधर से, ये दोनों क्रोमोसोम यहाँ सेंट्रोमियर पर आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी आपस में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन होता है, चलो पहले हम इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप जो है लिख सको इसके अंदर इस चीज को। ये जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं, डुप्लीकेट क्रोमोसोम, डुप्लीकेट क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर एट देयर सेंट्रोमियर। ये ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर होती है उसके ऊपर ये जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़े हुए रहते हैं? एक बार फिर से हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये इस तरीके से जो सेंट्रोमियर होती है उसके ऊपर इस तरह से एक डायड बनाकर जुड़े हुए रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर लगी होती है इसके अंदर ये काइनेटोकोर प्रोटीन, यहाँ पर होती है काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, ये सेंट्रोमियर होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये सेंट्रोमियर होता है। अब ये जो सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन होता है, इस सेंट्रोमियर वाले पोर्शन में क्या चीज होती है? देखिएगा यहाँ पर, ये जो सेंट्रोमियर होता है, ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रोमियर होती है उसमें लगभग 1 मिलियन बेस पेयर होते हैं डीएनए के। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर होती है उस सेंट्रोमियर में, ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है, इस सेंट्रोमियर में लगभग कितने? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। 1 मिलियन बेस पेयर जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किसके? डीएनए के, बेस पेयर ऑफ डीएनए। मतलब कि 1 मिलियन बेस पेयर लंबा जो डीएनए होता है वो यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डीएनए होता है ज्यादातर वो क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो कौन सा डीएनए होता है? ज्यादातर अधिकांश तो वो जो डीएनए होता है वो होता है यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिपीटेटिव डीएनए होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है ना, रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये इसका जो रिपीटिशन होता है वो लगभग 171 बेस पेयर का होता है। मतलब हर बार 171 बेस पेयर का जो सीक्वेंस होगा वो रिपीट होता रहेगा। इस तरह से 1 मिलियन बेस पेयर बन जाएंगे।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिपीटेटिव सेंट्रोमियर पर किस तरह का डीएनए पाया जाता है, तो रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है, चलिए। तो ये इस तरह से यहाँ पर गुथा हुआ रहता है, बहुत सारा एक साथ जो है गुथ कर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए अब आगे देखिए हम। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये इस सेंट्रोमियर पर यहाँ पर अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, ये जो जब तक ये यहाँ पर अटैच्ड है तब तक ये क्या कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब ये जो है दोनों एक ही जगह से नहीं आए हैं, ये दोनों अलग अलग है, इनके पास में जीन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान के चलते हैं हम यहाँ पर कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला, ये वाला, तो मान लेते हैं इसके पास में बड़ा टी है तो इसके पास में छोटा टी होगा। ठीक है, तो ये एक जैसे स्ट्रक्चर के नहीं होते, लेकिन फिर भी ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, तो जब तक कि यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये अटैच्ड जो क्रोमोसोम है। ठीक है, अटैच्ड क्रोमोसोम, अटैच्ड क्रोमोसोम ऑन, किस पर अटैच्ड है, सेंट्रोमियर। अटैच्ड क्रोमोसोम ऑन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर आर आल्सो कॉल्ड, आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाते हैं ये, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक है, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये बोनाफाइड क्रोमोसोम नहीं होते हैं, मतलब कि एक ही जगह से यहाँ पर ये स्थायी नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें जो जीन होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक मतलब जैसे एक बड़ा है टी है तो दूसरा कैसा होगा, छोटा टी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन होता है, इस सेंट्रोमियर पर, ये जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन है आपका, इस सेंट्रोमियर पर एक प्रोटीन होती है जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पर, ये जो लगी हुई है, ये प्रोटीन है काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होता है। ठीक है, जो कि इस सेंट्रोमियर को बनाता है। अब ये जहाँ ये काइनेटोकोर प्रोटीन स्थित होती है, उस काइनेटोकोर प्रोटीन से यहाँ पर कुछ स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्पिंडल्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है, ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इससे स्पिंडल फाइबर यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो कि इसको जब सेल डिवीजन होगा और जब एनाफेज अवस्था आएगी तो उस अवस्था में इनको क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन से जो है क्या अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होते हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर जो है, इनका काम होता है सेपरेट करना, इन दो जो सिस्टर क्रोमेटिड है इनको सेपरेट करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेपरेशन, ये करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड का जो है सेपरेशन करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एट एनाफेज, एट एनाफेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की एनाफेज अवस्था में ये क्या करते हैं, इसको सेपरेशन करने का काम करते हैं। किसको, सिस्टर क्रोमेटिड को। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड को ये सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में यहाँ पर ये मेटाफेज प्लेट है। अब इस मेटाफेज प्लेट पर मान के चलते हैं कि ये जो है क्रोमेटिड यहाँ पर इस तरीके से बने हुए हैं, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से लगे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ दो पोल होते हैं, इन पोल से जो है ये जो है आपका स्पिंडल फाइबर इस तरह से
निकले हुए होते हैं। हालांकि ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो ध्रुव से ध्रुव की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। एक वो होते हैं जो कि ध्रुव से, मतलब जो पोल होता है उस पोल से जो क्रोमोसोम होता है उसके सेंट्रोमेर तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पोल से क्रोमोसोम तक जाते हैं इन्हें तो बोला जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल स्पिंडल फाइबर, कॉन्ट्रेक्टाइल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और जो पोल से पोल तक होता है, ठीक है ना, मैंने यहाँ इस वजह से इसको अलग बनाया है। चाहे तो हम यहाँ पर एक और बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो पोल से पोल की तरफ है, पोल से किधर है, पोल की तरफ में, जो किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा हुआ है, ये इस तरह के कहलाते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर, यानी कि इनमें संकुचन नहीं होता, और जो ये क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। इनमें एक संकुचन होता है, इनकी प्रोटीन जो होती है वो डिग्रेड होती चली जाती है और इनको खींचकर ध्रुव की तरफ में ले जाती है। तो जो माइटोसिस अवस्था होती है, माइटोसिस जो विभाजन होता है, उस माइटोसिस की एनाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसको यहाँ से पकड़ा जाता है और यहाँ से पकड़कर इसको ऊपर की तरफ में खींचा जाता है। इसी प्रकार से इस वाले जो क्रोमेटिड है इसको भी इधर की तरफ में खींचा जाता है। इसी तरह ये तो ये ध्रुवों की तरफ में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा इस तरह से ये एनाफेज अवस्था में जो है मूवमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये यहाँ पर से निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, एक यहाँ से यहाँ पर इस तरह से, तो ये इस तरह से यहाँ पकड़ के इसको मेटाफेज स्टेज से खींच कर ये ले जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मेटाफेज स्टेज से, ये मेटाफेज थी यहाँ पर, इस मेटाफेज से इन्होंने इसको निकाल लिया और ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे जब नेक्स्ट स्टेप आएगी तो उस नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होंगे, ये ध्रुव के ऊपर चले जाएंगे। सारे जितने भी क्रोमोसोम हैं ये सारे के सारे क्रोमोसोम ध्रुव के ऊपर जाकर, यहाँ इस पोल के ऊपर जाकर जमा हो जाएंगे और वापस से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो तीन तीन क्रोमेटिड जो है अपने चले गए और यहाँ पर एक न्यूक्लियस का जो है निर्माण कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका सेल डिवीजन होता है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस तरह की स्ट्रक्चर अगर नहीं होगी, सेंट्रोमियर जैसी स्ट्रक्चर नहीं होगी, काइनेटोकोर प्रोटीन नहीं होगी, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं जैसा कि हमने देखा, और ये स्पिंडल फाइबर ही इसको क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते, सेपरेशन का काम करते हैं। बात समझ में आए? अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। ठीक है, जो कि हर एक सेंट्रोमियर के पास में अटैच्ड पॉइंट होता है जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो आपका क्रोमोसोम होता है उसमें दो तरह की आर्म होती है। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो तरह की आर्म होती है। एक आर्म जो होती है वो शॉर्ट आर्म होती है और एक आर्म जो होती है वो लॉन्ग आर्म होती है। जैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस तरीके से क्रोमोसोम है, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए ये तो है इसकी शॉर्ट आर्म। ठीक है ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट आर्म बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। ठीक है, और ये है इसकी लॉन्ग आर्म, दोनों में, इधर भी लॉन्ग है इधर शॉर्ट है ना, लॉन्ग आर्म। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, ये जो दो क्रोमोसोम है इनकी एक आर्म तो क्या है, छोटी है, ये वाली तो छोटी है और ये वाली बड़ी है। मतलब ये जो क्रोमेटिड है क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम है और इसका एक भाग जो है वो क्रोमेटिड है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है हमें कि ये तो पूरा जो पोर्शन है यहाँ पर, ये पूरा तो क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, समझ में आया? और ये जो एक पोर्शन है ये इसका क्रोमेटिड है, मतलब कि अर्धगुणसूत्र, इसको बोला जाता है अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिड। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिड है इसका ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा है, इसको हम बोले शॉर्ट आर्म। ठीक है, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट आर्म होती है वो कहलाती है पी, जो छोटा है वो क्या कहलाता है, पी आर्म कहलाता है। कौन सा आर्म कहलाएगा, पी आर्म। और जो लंबी है वो कहलाती है क्यू आर्म। कौन सी आर्म कहलाती है, क्यू आर्म कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर। तो हमने कुछ चीजें देखी इसके अंदर, क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम की हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो सेल होती है वो सेल जो है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ज़्यादातर समय एलोंगेटेड और टीनियस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती है और वो क्रोमोसोम जो वाला जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट होकर वो चला जाता है
एस फेज में वो डुप्लीकेट होता है। कौन सी फेज में होता है? एस फेज में डुप्लीकेट होता है। और इसका जो साइज हो जाता है लास्ट में जब मेटाफेज स्टेज आती है तब इसका साइज हो जाता है लगभग 5 म्यू एम का, लगभग 5 म्यू एम का। ठीक है, इसको हम स्टेन कर सकते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में आसानी से इसको देख सकते हैं, जो हमारी लेबोरेटरी के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो डुप्लीकेट क्रोमोजोम होते हैं ये दोनों आपस में, जो क्रोमेटिड होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कहाँ जुड़े हुए रहते हैं? सेंट्रोमियर से। ठीक है, जो सेंट्रोमियर होती है यहाँ पर जो डीएनए होता है वो लगभग 1 मिलियन बेस पेयर का होता है यहाँ पर। हालांकि इसके अंदर में डीएनए नहीं होता है, यहाँ पर डीएनए नहीं पाया जाता है। इसके आसपास जो क्षेत्र होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, बीच में नहीं पाया जाता, कोर भाग में। ये ध्यान रखना, यहाँ जो कोर भाग होता है इस कोर भाग में डीएनए नहीं होता है, इसका सेपरेशन हो जाए। ठीक है, तो इसका बाहर का जो भाग होता है उसमें डीएनए होता है, और यहाँ पर जो डीएनए होता है वो रिपीटेटिव डीएनए होता है। और कितना बड़ा होता है? लगभग 1 मिलियन बेस पेयर का होता है। यहाँ पर जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो 171 बेस पेयर का रिपीटेशन लेके चलता है। ठीक है, ये आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े रहते हैं, और जो क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं उनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहा जाता है? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब जो सेंट्रोमेयर होती है उसके ऊपर होती है काइनेटोकोर प्रोटीन, और जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है उससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर जनरली, देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं स्पिंडल फाइबर के बारे में, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में हम उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, हो सकता है आप जूलॉजी के बच्चे हों और ये वीडियो लेक्चर देख रहे हों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। प्लांट सेल में हम इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, और अगर एनिमल सेल होती है तो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज, यानी कि तारक तंतु, हिंदी में बोले तो तारक तंतु, और यहाँ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं यहाँ पर बने होते हैं सीधे सीधे माइक्रो ट्यूब्यूल से, माइक्रो ट्यूब्यूल से। और यहाँ पर जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो एस्ट्रल रेज होती है, वो एस्ट्रल रेज जो होती है वो बनी होती है किससे? जो सेंट्रियोल होता है उससे। किससे बनती है ये? सेंट्रियोल से, सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बनती है। ठीक है जी, अब ये जो सेंट्रियोल होता है इसमें जो एस्ट्रल रेज होती है वो भी बनी होती है किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की, माइक्रोट्यूब्यूल की। और ये माइक्रोट्यूब्यूल में भी कौन सी प्रोटीन होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। बाकी कहानी सही है, लेकिन केवल यहाँ पर अंतर ये होता है कि यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसके अंदर प्लांट के अंदर, और एनिमल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। प्लांट में एब्सेंट होता है सेंट्रियोल, और एनिमल में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर बात? तो ये है एस्ट्रल रेज की बात, और ये है स्पिंडल फाइबर की बात। तो हम यहाँ प्लांट सेल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर बात की स्पिंडल फाइबर की। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सेम ही हैं। बाकी लास्ट में चल के वही माइक्रोट्यूबुल और ट्यूबुलिन प्रोटीन आ जाती है। ठीक है, अब चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है जिसकी ये बनी हुई है स्पिंडल फाइबर, ये अटैच्ड हो जाते हैं और किसके ऊपर? इन सेंट्रोमियर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है इससे यहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं, और इसको सेपरेट कराते हैं। कौन सी फेज में? एनाफेज फेज में, एनाफेज अवस्था के अंदर, माइटोसिस की एनाफेज अवस्था में इसको सेपरेट करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिड है उस क्रोमेटिड का जो स्मॉल आर्म होता है, शॉर्ट आर्म होता है, उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको क्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी सी स्ट्रक्चर हमने देखी, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। लेकिन अब इसकी हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे, इसकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।